सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने की। तो सितंबर का महीना आते ही पूरी कौम के जहनों में पाक भारत जंग का एक नक्शा सा उभरने लगता है। कैसे जज्बा शहादत से सरशार पाकिस्तानी बेटों ने भारतीय सुरमाओं को धूल चटाई थी। भारत अददी बर्तरी ज़रूर रखता था और इसी सबब वो इस जौम में मुब्तला था कि वो पाकिस्तान को फतह कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उनका सामना अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करने वाले जर्री सपूतों से है, जिन्होंने अपनी कौम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए मुल्क की सरहदों का भरपूर दिफा किया। तो बात होगी जंग सितंबर की, पाक फ़ज़ाइया का जिक्र ना आए ये तो मुमकिन नहीं। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने इस जंग में जिस जुर्रत, शजाअत और बहादुरी और कमाल महारत का मुज़ाहिरा किया था, उसका पूरा आलम गवाह है। और तारीख़ हमारे इन शाहीनों की शजाअत की दास्तानें सुनहरी हरूफ में आज भी रकम करती है। पाक फ़ज़ाइया के जाबाजों ने न सिर्फ भारतीय एयरफोर्स के हमलों को नाकाम बनाया, बल्कि एम आलम जैसे हीरो ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को तबाह करके एक रिकॉर्ड भी बनाया। तो नाज़रीन, यही वजह है कि आज भी दुश्मन एम आलम और पाक फ़ज़ाइया के नाम से कांप जाता है। हम आज अपने यौम फ़ज़ाइया पर अपने उन शाहीनों को सलाम भी पेश करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मादरे वतन के लिए, हम के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया था। तो ये था ट्रिब्यूट पाक फ़ज़ाइया को आज के दिन की मुनासबत से। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं एक अच्छी खबर। इससे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छी खबरें आ रही हैं ओपन मार्केट से, इंटरबैंक से, कि डॉलर की कदर में कमी वाक़ हो रही है। ये कमी किन कोशिशों के समरात है? डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका फ़ायदा तो पहुंच रहा है। वजह क्या है? इसको सस्टेन कैसे करना है, आगे कैसे लेकर बढ़ना है, ताकि लॉन्ग टर्म इसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर हो सके। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने मेहमानों को दावत भी दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे इस पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के मलिक बोस्तान साहब। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ज़फ़र पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मलिक बोस्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अच्छी खबरें हम दे रहे हैं, 1-2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्मगलिंग का सारा मामला था, जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने भी बात की थी, क्रैकडाउन भी शुरू हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो डॉलर में अभी कमी वाक़ई हुई है, ये उन्हीं कोशिशों के समरात हैं? बिल्कुल, ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने हमारे कहने पर ये पूरी टास्क फोर्स बनाई और उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। हमने बताया ब्लैक माफिया और वाला माफिया जो है ये एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े होकर लोगों से हाई रेट पे जो है करेंसी खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर बैंक और मार्केट का फ़र्क है वो 30 रुपये तक से ऊपर चला गया था। तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। उन्होंने एक्शन किया, सप्लाई बहाल हुई। आज अल्लाह का शुक्र है, डॉलर का रेट 2-3 दिन में देखो 335 से कम होकर 305 पे आ गए और भी गिरेगा इंशाल्लाह। और एक्सचेंज कंपनी के बाद इतना डॉलर सरप्लस हुए कि खरीदने वाले नहीं आ रहे बेचने। हमने 2 दिन में 20 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में सिलेंडर किए और भी ये इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। तो जो ये लोग डॉलर बेचेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर का रेट जो है वो गिरेगा और मजबूत होगा, स्टॉक मजबूत होगा, कर्जों में कमी आएगी। देखो, हमारे 130 अरब डॉलर के कर्जे, 1 रुपया डॉलर अगर बढ़ते हैं 130 अरब रुपये की कमी हो जाती है। और एक गिरते हैं इतनी बढ़ते बढ़ जाते हैं, कम होते हैं कम हो जाते हैं। और पिछले 1 महीने में 30 रुपये बढ़ा था और 4000 अरब रुपया हमारा इजाफा होगा और अब 4000 कम भी हो गया। तो ये बड़ी मैशत को मजबूती मिलेगी और मैं समझी मुस्तकिल बुनियादों पे होने चाहिए। पहले भी 2-3 दफ़ा के क्रैकडाउन हुए, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, फिर जमानतें करा के आ जाते हैं। इसमें लाभ को बदली करने की जरूरत है। जो भी करेंसी आउट ऑफ बुक रखे उसको फ्रीज कर दी जाए और उसको जेल डाल दिया जाए। 6 महीने उसकी जमानत ही नहीं होनी चाहिए। और हमारी करेंसी को डिजिटलाइज करना होगा, उसको 5000 के नोट तो मैं कहता हूँ ख़त्म ही करने होंगे, तभी जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ख़ास तौर पर जो 9000 बिलियन बिजनेस को उसने पिछले हफ्ते खबर दी है कि लोगों के पास पड़ा है आउट ऑफ बुक, और इन सट्टेबाजों के पास कभी ये चीनी में सट्टेबाजी करते हैं, कभी डॉलर में, कभी गोल्ड में। इन्होंने पूरी इकानमी को यरगमाल बना लिया। इनका तो मैं तो कहता हूँ नॉन फाइलर वाला सिस्टम ही ख़त्म करे ताकि सब चीज़ें बुक पे आ जाए और डॉक्यूमेंटेड इकानमी करें। ये ब्लैक इकानमी तभी ख़त्म होगी। अगर आप उनको सिर्फ टैक्स के लालच में उनको फैसिलिटियाँ देंगे, ये कभी भी बुक में नहीं आएंगे, कभी भी डॉक्यूमेंट। ठीक है मलिक साहब, ब्लैक इकोनॉमी की बात करें तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरह से हम रोक सकते हैं इस स्मगलिंग के निज़ाम को पूरे को? होता क्यों है बेसिकली? हम आपसे इसकी बुनियादी वजह जानना चाहते हैं।
जो सबसे बड़ा नासूर तो स्मगलिंग है, क्योंकि इसमें हमारी पॉलिसी का भी कसूर है। हुकूमत ने जब से इम्पोर्टेड आइटम पे, लग्जरी आइटम पे 400-600% ड्यूटी की है, इस उम्मीद में कि लोग लग्जरी आइटम खरीदेंगे नहीं और वैल्यू है पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें खरीदेंगे। हमारे लोगों का तो पाकिस्तानी चीज़ों में हाथ ही नहीं रुकता, वो तो लग्जरी चीज़ें और इम्पोर्टेड चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जो है हमारे इम्पोर्टर जो है अफगान के, मैं ड्यूटी फ्री है अफगान के रास्ते मंगवाते हैं अफगानिस्तान में, और वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान ले आते हैं। और वो फिर तमाम लग्जरी स्टोर भरे पड़े हैं। हालांकि पिछले 1 साल से पाबंदी थी, लेकिन किसी चीज़ की कमी वाकई नहीं हुई। तो हमारे अपने भी वैल्यू एडेड में आना होगा, प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। ये वक्ती तौर पर तो ठीक है, ये क्रैक डाउन है, जो मसली रेट है अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन परमानेंट अगर उसको नीचे करना है तो फिर हमें अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है और वर्कर एविडेंस को भी बढ़ाना है। लेकिन सारी सूरत हाल जो अभी डेवलप हो रही है कि क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, स्मगलिंग के निज़ाम को रोकने की भी कोशिश की जा रही है और इन अफराद को अकाउंटेबल भी बनाया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तानी मईशत के ऊपर इसके अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं? बिल्कुल, देखो पहली मिसाल मैंने दी है ना, हमारे जो बढ़ने की वजह से 30 रुपये बढ़ने से हमारे 3900 अरब रुपए जो था वो एक तो कम हो गया। ये बहुत बड़ा बोझ उतर गया जो कि बढ़ गया था। इसी तरह हमारा स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया, लोग इसी तरह इन्फ्लेशन कम होगा और आने वाले दिनों में जो इम्पोर्टर कम पैसों में एलसीएम खोलेगा उसको चीज़ें भी कम पैसों में बेचेगा। तो ये जो डॉलर गिरेगा इसी तरह हमारा रुपया और हमारी इकानमी मजबूत होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों को कारोबार करने के लिए सस्ता कर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रुपए से और डॉलर से, ठीक है, तो इससे डेफिनेटली आम आदमी को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया। अभी हम बात करते हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम जफर पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किए। सारी सूरत हाल पर उनका भी नुक्ता नज़र जानते हैं कि उनके नज़दीक इसका बेहतर सस्टेनेबल हल है क्या। थैंक यू सो मच पराचा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये 2 से 3 दिन में डॉलर के रेट में कमी आई है, हम ओपन मार्केट में भी देख रहे हैं कि एक बड़ा फ़र्क डेवलप हो रहा है, आपके नज़दीक इसकी वजह है क्या इनिशियली? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो गिरने की जो इसमें किरदार है और अहम किरदार है वो आर्मी चीफ साहब का है जी। उन्होंने जो बिजनेसमैन से कराची और लाहौर मुलाकात की हम लोगों से, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया, और वाज़ेह ना सिर्फ मैसेज दिया उन्होंने बल्कि हमको सुना इन डिटेल। अच्छा। और उन्होंने कहा जिसने जितनी बात करनी है मैं करे, मैं सुकून से सुनूंगा। हर शख्स को उन्होंने डिटेल से सुना और हर मौजू पे बात की उन्होंने, और ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल फर्म है अपने हर मामले में, अपने इरादे में पुख्ता इरादा है, पुख्ता यकीन है, और वर्किंग नजर आई उनकी पूरी और ग्रिप नजर आई। खास तौर पे फॉरेन एक्सचेंज, इंटरबैंक, ओपन मार्केट, स्मगलिंग ऑफ करेंसी, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जनाब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और जो भी आपकी ग्रोथ है, करप्शन के ऊपर, खास तौर पे सिंध में जो सिस्टम है उसकी बात, ओवरऑल करप्शन। और ये भी उनकी तरफ से आया कि जनाब के विदाउट कनाइवेंस ये कोई काम नहीं हो सकता। तो जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उनकी वर्किंग पहले ऑलरेडी भरपूर थी, क्योंकि कौम का मोरल बहुत गिरा हुआ था उनकी इस मीटिंग से पहले, और बिजनेसमैन बिल्कुल डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन उनसे मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और उनके हौसले बुलंद हो गए। कोई शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो उनसे मायूस हो या उनकी बात से डिफर कर सके। तो हमने ये देखा कि क्रैकडाउन शुरू हुआ स्मगलर्स के खिलाफ, ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के, जो आपके गल्ले के इजनास के जो लोग हैं उनके खिलाफ, पेट्रोल के, डीजल के जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस वक्त जो ग्रे मार्केट में खास तौर पे बायर कोई नहीं है। जब वो लोग नहीं हैं तो वो सप्लाई हमारे पास आना शुरू हो गई है। ठीक। और आज ये बात हो गई बहुत अरसे के बाद कि जैसे कि हम लोग इंटरबैंक में देते थे डॉलर, आज तमाम एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक में डॉलर बेच रही हैं, क्योंकि ओपन मार्केट इंटरबैंक से कम है। और आज एक जो कल हमने एक बात की निशानदेही की थी कि रोज इंटरबैंक बढ़ रहा है, तो उससे सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं कि को मुनासिब रेट पर डॉलर मिल सके, और डॉलर की अवेलेबिलिटी है। अब हमें ये देखना है कि ये जो क्रैकडाउन है ये वक्ती ना साबित हो, और इस क्रैकडाउन का जो अक्सर ब्यूरोक्रेसी या सरकारी एहलकार फायदा उठाते हैं
सर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो इकदाम हो रहे हैं ग्रे मार्केट के खिलाफ भी, ये कहीं वक्ती ना हो। तो आपके नज़दीक इसका क्या हल है, जबकि सरमायाकार भी सारी सूरत हाल से मायूस हो गए थे, लेकिन एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट अब हम देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यही परमानेंट मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल करने का? देखिए जनाब, ये जो क्रैकडाउन हुआ है इसके नतीजे में ये प्राइस नीचे आई है जी, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल मामलात होते हैं उसमें क्रैकडाउन जो है ना कोई हतमी तरीकाकार नहीं होता। अच्छा, तो ये वक्ती चीजें साबित होती हैं और इसके लिए हमको पॉलिसीज को रिस्ट्रक्चर करना होगा, अपनी पॉलिसीज ठीक करनी होगी जैसे दुनिया में लोग करते हैं। अगर हम अपनी पॉलिसीज को सही कर लेंगे तो हमारी जो एनर्जी इन फजूल कामों पे लगती है वो उधर नहीं लग सकेंगे, ना हमारी एनर्जी ना हमारे वसाइल, और हम बेहतर तौर पे मजीद जो है ना काम कर सकेंगे और प्लानिंग कर सकेंगे और इससे ज्यादा जरूरी इश्यूज के ऊपर। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्रैकडाउन की सूरत में ये डॉलर का रेट नीचे आ गया तो इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने क्रैकडाउन किया या चीफ साहब ने जिनके हवाले किया तो उनको मालूम है ना कौन आदमी ये क्या काम करता है, तो वो पहले ही उसको कंट्रोल कर लेते, पहले ही उसको जिन को बाहर ना आने देते बोतल से। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब बाकी बात रह गई पॉलिसी की रिस्ट्रक्चरिंग की, तो कल स्टेट बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर किया जो बड़ी अच्छी बात है। जो एक एक्सचेंज कंपनी BA फ्रेंचाइज बूथ मुख्तलिफ किस्म की कंफ्यूजन थी वो उन्होंने दूर की और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का किसी का कम स्टेक था, किसी का ज्यादा था, जिनका ज्यादा था तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, जिनका स्टेक कम था उनकी परफॉर्मेंस खराब है और वो उनके कंट्रोल्स भी अच्छे नहीं थे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वक्त दो इदारे विजिलेंट हैं, एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट, एक हमारा स्टेट बैंक। उसके अलावा जो बाकी रियासती इदारे हैं वो इतने विजिलेंट नहीं है, उनकी पॉलिसीज आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं। खास तौर पे हमारी दो हमसाया ममालिक के साथ जो बार्टर ट्रेड है, जो हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो सिर्फ और सिर्फ हुंडी हवाले को, स्मगलिंग को फरोग देती है और टेररिज्म को। टेररिज्म वहां से हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा सारा का सारा फाइनेंशियल मामलात भी इसी वजह से खराब है। देखिए अगर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको इजीली सुसाइड बॉम्बर मिल जाएगा, अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है तो वो नहीं मिलेगा आपको। जफर साहब आप बात कर रहे थे कि ये जो इकदाम हैं ये थोड़े पहले हो जाते हैं, इसके थोड़े पहले जो है समरात आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। अब आप ये बताइए कि IMF के साथ भी हमने जाना है, नवंबर में अगले जायजा इजलास के हवाले से भी गुफ्तगू होनी है, तो फ़र्क के हवाले से जो बुनियादी तौर पर उन्होंने एक पॉइंट हमें दिया था कि 1.25% का जो डिफरेंस है ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में, उसको भी तो हमने सस्टेन करना है, उसको भी कायम रखना है। तो आप बताइएगा कि क्या ये फ़र्क कायम रहना ज़रूरी है और जो इकदाम अभी हमने उठा लिए हैं, जिनका जो इनिशिएटिव अभी ले लिया है, ये काफ़ी होगा तब तक? देखिए जनाब, ये फर्क कायम रखना जरूरी है क्योंकि IMF ने बहुत ज्यादा हमारे लिए सख्ती की हुई है और ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप्स जो है मुस्तकिल बुनियादों पे होंगे। इनके लिए मैं अगेन बात कहूंगा कि बहुत कुछ करने की जरूरत है, हर सेक्टर में, हर फील्ड में पॉलिसीज ठीक करनी है ताकि आपकी ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो कम हो, ITP वैल्यू ठीक हो, एक्सपोर्ट कर जो है वो ओवर इनवाइस करता है, इंपोर्टर अंडर इनवाइस करता है, फॉरेन एक्सचेंज के जो इलीगल काम करने वाले हैं वो उसको हवाले में चले जाते हैं या अफगानिस्तान भेज देते हैं या ईरान। थैंक यू सो मच जफर पर, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। नाज़रीन आपके साथ एक और खबर भी शेयर करते हैं, इसी हवाले से कनेक्टिंग स्टोरी है, लाहौर से आ रही है कि आटे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। 10 किलो आटे की कीमत में अभी 30 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे अब नई कीमत 1400 रुपए हो गई है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी बढ़ गई है, 50 रुपए इजाफे के बाद अब 2800 रुपए हो गई है। आटा डीलर्स का ये कहना है कि महंगाई से सताए हुए अवाम है, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये देखा जा रहा है कि ये खबर भी आ रही है कि आटा मजीद आने वाले टाइम में अब सस्ता होगा, 15 से 20 रुपए सस्ता होगा। इस सारी सूरत हाल पर हम कफील अहमद से जान किस तरह पॉसिबल है कि अभी आज हम देख रहे हैं कि कीमत बढ़ गई है और आने वाले चंद दिनों में जो है गंदम आएगी अगर रूस से तो कीमतें कम हो जाएंगी। कितना फ़र्क होगा इसमें, कफील बताइएगा। देखिए ये इंपोर्टर्स से हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि तकरीबन कोई 3 जहाज़ हैं
जो कि पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। और पहला जहाज जो है वो 15 सितंबर को बताया जा रहा है, जिसमें 60,000 मेट्रिक टन जो है वो गंदम होगा। और उसके बाद जो 23 से 25 के दरमियान जो है वो एक और जहाज कराची पोर्ट जो है वो पहुंचेगा। अच्छा। तो मुजमी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें, क्योंकि आरटी की कीमत जो है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पर है, कहीं 170 और कहीं 180 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो उसके बाद बताया जा रहा है तकरीबन ये जो गंदम होगी वो कराची में तकरीबन 1 साल के लिए एक वाफिर मकदार में जो है वो होगी। और इन 3 जहाज़ों की जो आमद के बाद जो गंदम होगी उसमें तकरीबन ये बताया जा रहा है कि गंदम का रेट जो है तकरीबन 100 रुपए तक होने का इम्कान है। जिसके बाद जो है वो यकीनन आटे की जो प्राइस है इस वक्त उसमें यकीनन 20 से 25 रुपए करने का इम्कान जो है वो तवक्का की जा सकती है कि होगा। तो यकीनन ये आवाम के लिए एक सुकून का बायस होगा, इसलिए कि गंदम जब महंगी थी तो यकीनन आटा भी महंगा था, और अब गंदम जब सस्ती मिलेगी तो उसके बाद आटे की जो कीमत है उसमें कमी होगी। और इस वक्त अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट में 125 रुपए फी किलो है गंदम, और आटा जो तकरीबन 160 है। तो इस प्राइस के बाद जब ये गंदम आ जाएगी इम्पोर्टेड तो उसके बाद जो है वो जो प्राइस है उसमें नुमाई कमी होगी। ठीक है कफील, अभी आप बता रहे हैं कि जो पहला जहाज़ है वो 15 सितंबर से आएगा, कितने टन गंदम है जो कि आ रही है अभी, और कितने टाइम के लिए ये इनफ होगी? हम कितने टाइम में रिलीफ देख सकेंगे कि अच्छा चले 6 माह के लिए या 4 माह के लिए आवाम को इस पर रिलीफ मिल जाएगा एटलीस्ट? कफील, राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर रूस से गंदम आ रही है, 15 सितंबर को गंदम मौसूल होती है, पाकिस्तान में आती है, पहुंचती है, तो उसके बाद से जो कीमतों में कमी होगी, कितने टाइम के लिए जो ये कीमतें हैं ये सस्टेन हो सकेंगी, यहाँ पर रुक सकेंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले बहुत तेज़ी से गंदम की कीमतें, चीनी की कीमतें या किसी भी अशिया खुरनोश की कीमतें बहुत ही तेज़ी से बुलंद हो जाती हैं और आवाम बेबस होकर रह जाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अब हम बात करते हैं कुछ सियासी सूरत हाल पर, और आज के पॉलिटिकल मंजरनामे से खबर ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का आम इंतखाबात में फ़ैसला किया है। MKM पाकिस्तान ने इत्तेहाद का फ़ैसला किया है JDA के साथ, और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम इत्तेहाद होगा, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात होगी और फिर इंतखाबात में ये मुश्तरका तौर पर उतरेंगे। इनकी क्या तैयारी है, क्या हिकमत अमली है, क्या नज़रिया है जिसके ऊपर इन्होंने इत्तेहाद करने का फ़ैसला किया है? पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए जो मुत्तफ़िक हो गई है JDA और MKM पाकिस्तान, इसी सारी सूरत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MKM पाकिस्तान के रहनुमा अरशद वोरा साहब ने। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। अभी जो इलेक्शन के हवाले से सारी इत्तलात हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं आपकी, पीपल्स पार्टी के साथ भी गालिबन मुलाकात हुई है, लेकिन अब JDA के साथ आपने अलायंस करने का फ़ैसला किया है, इसकी रीज़न क्या है, क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, ये सब कुछ काबिल वक्त है, लेकिन बहरहाल JDA के साथ जो मुलाकात हुई है, हमें इस पैराहे में सोचना है कि पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने अवाम को क्या डिलीवर किया है, सिंध की देही और शहरी अवाम को क्या डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी को तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार अरब रुपए मिले हैं। वो पैसों का हिसाब कहाँ है? जिस सिस्टम की आज सब लोग बात कर रहे हैं कि हर जगह हर महकमे में एक सिस्टम चल रहा है जिसको कि अब जो है सिस्टम को खत्म करने की बातें हो रही हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो था। अब अगर तो अवाम को 15 साल में कोई चीज डिलीवर हुई होती, कोई कहीं से किसी चीज की ये खबर आ रही होती कि हाँ एक जगह कहीं कोई बेहतर काम हुआ है, कहीं पे अवाम को सुकून मिला हो, तो फिर तो समझ आती है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत हो। JDA के साथ डेफिनेटली बातचीत हुई है, और जाहिर सी बात है कि JDA जो है वो भी सिंध के जो है देही इलाकों की एक नुमाइंदा जमात है, तो लोग परेशान हैं, लोगों को जाहिर है हल चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो हमने वो फैसले करने हैं जो अवाम को काबिल कबूल हो, जो अवाम के हक में बेहतर हो, जो अवाम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, ना कि अवाम के लिए परेशानियों का दोबारा अगले 5 साल के लिए बाइस बने। तो यही हमारी सोच है, यही हमारी पॉलिसी, और हम इसी पर अमल पैरा है। ठीक है, लेकिन वोरा साहब, अगर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र बयान कर दूं तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ
ये सियासी मुखालफत है, क्योंकि अभी जो उनका मेयर भी बना है वो भी बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा है। उससे पहले भी बहुत से मंसूबे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि जो हमने दिए हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस बात का इंदिया भी दिया है, MKM की भी जो क़यादत है वो इंदिया देती है कि सिंध में मखलूत हुकूमत बन सकती है। इस हवाले से आपका पर्सनल नज़रिया क्या है? अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो फ़ायदे में रहेगी, नुकसान में रहेगी? देखें, हुकूमत मखलूत उस वक्त बनती है जब जाहिर सी बात है कि एक पार्टी के पास मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं होती और फिर जो है मुख्तलिफ पार्टियां मिलकर मखलूत हुकूमत बनाती हैं। माजी में मखलूत हुकूमत जब बनी है वो एक कामयाब दौर था। मखलूत हुकूमत बनने से जो है कम अज कम ये होता है कि चेक एंड बैलेंस होता है, हर पार्टी एक दूसरे को चेक कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है। अगर तो मोनोपलाइज हुकूमत बनती है तो फिर वही होता है जो 15 साल पीपल्स पार्टी ने किया है, सबके सामने है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बल्दियात में डिलीवर हो रहा है तो कराची जो है, जो कराची की इनकम है, कराची जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, पाकिस्तानी की इकोनॉमी को चलाने के लिए उसे इंजन कहा जाता है, उस कराची में आप रोजाना देख रहे होंगे कि गटर के ढक्कन नहीं होने की वजह से बच्चे डूबकर मर रहे हैं। इसी कराची में आज सुबह का ही वाकया आपने देख लिया, लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि बाप और बेटा, जवान बेटा दोनों को डाकुओं ने दुकान लूटने के चक्कर में कत्ल कर दिया। आप मुझे बताइए, अंदरून सिंध में छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती की, उन्हें गुलाम बनाकर घरों में रखना, औरतों को गुलाम बनाकर घर में रखना, क्या ये कल्चर है? क्या हम किस दौर में रह रहे हैं? हम यहाँ पर एक तरफ तो देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो चांद पर पहुंच गया, उसके पास साइंसदानों की एक लंबी फहरिस्त है, और हम यहाँ गटर के ढक्कन को रो रहे हैं। हम यहाँ पे और उस शहर के लिए रो रहे हैं जो उस शहर मुल्क को चला रहा है। आप की क्या डिलीवरेंस है? आप पीपल्स पार्टी अगर कहती है हमने कोई डिलीवर किया है तो आप खुद मुझे बता दें। आप मुझसे बेहतर तजियागार हैं, आपको इल्म होगा कि पीपल्स पार्टी ने क्या डिलीवर किया है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट इनका बता दें। देखें, कराची में आज तक ग्रीन लाइन तो खत्म हो ही नहीं सकी, ठीक है ना। और एक लियारी एक्सप्रेसवे जो बना था कराची में, उस लियारी एक्सप्रेसवे की ओरिजिनल ड्राइंग्स में जो है उसके साथ सर्विस रोड्स थी, वो आज तक पता नहीं कहाँ चली गई। उसी लियारी एक्सप्रेसवे की एंट्रेंसेस पे आज तक टोल्स प्रॉपर बन नहीं सके। मतलब कराची के साथ क्या सलूक हो रहा है? कराची क्या कहीं और कोई चीचू की मलिया का कोई शहर है? क्या है? मतलब किसी और मुल्क का हिस्सा है? कराची की आवाम डिजर्व नहीं करते एक बेटर लिविंग, मतलब कराची की आवाम को पीस ऑफ माइंड चाहिए। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से ये हाल हो गया है कि इवन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लोगों को स्पाइनल कॉर्ड का जो मसले आ रहे हैं मोटर बाइक्स पे, गाड़ियों पे, वो सिर्फ और सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही नहीं है। रोडों पे जो लोगों को झटके पड़ते हैं उनसे उनकी कमर में तकलीफ शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए कि पीने का साफ पानी आप नहीं दे सकते। आप कराची जैसी जगह पर जो है वो आपके सामने है। वोरा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट करके ये बात बताना चाहती हूँ कि अभी ये जितने भी मसले आपने अवामी मसाइल जिनको उजागर किए हैं, हमारा भी इसके ऊपर सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे हल होने चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाली जो अगली हुकूमत है, ये इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई, MKM भी रही, MKM के मेयर भी रहे, तो इतने बड़े शहर को इतनी आसानी से इतने शॉर्ट टाइम में इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है? ये इस हवाले से कोई होमवर्क है, कोई फ्रेमवर्क है कि अच्छा इस तरीके से हम इन सारे इश्यूज़ को लेकर चलेंगे और ये रिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, पूरा रोड मैप है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक दौर था जब मुस्तफा कमाल वॉज द मेयर, और पूरी दुनिया में, मतलब मुझे बार बार ये कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, बट ये हकीकत है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो दौर वो था जिसमें कराची दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले 10 मुल्कों में शामिल था। तो कराची जो है, कराची टर्न अराउंड हो सकता है, कराची एक बेहतर कराची बन सकता है। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के रूरल एरिया, सिंध के देही इलाके जहाँ पर अस्पताल नहीं है, जहाँ पर जो है स्कूल्स नहीं है। आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि इनके ही सेक्रेटरी एजुकेशन ने जो बयान दिया है कि हजारों अरब रुपए की घपले हुए हैं 15 सालों में, स्कूल्स खत्म हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं ना, करप्शन तो हुई है। बहरहाल पैसा गया कहाँ? अगर ये कहते हैं कि ये 20,000 अरब रुपए जो है इसमें से 90% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप
अगर 90% है तो फिर तो ये मुल्क नहीं चल सकता, फिर तो ये सूबा किसी तरह नहीं चल सकता, फिर तो यही ज्यादा बेहतर होता। फिर तो हम कहने पर मजबूर होंगे कि जब आप 18वीं तरमीम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, बिलखुसूस फंड्स के हवाले से। राइट सर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फंड्स की भी काम होना चाहिए, ये पैसे लगने चाहिए अवामी मंसूबों के ऊपर। हम भी सेम पेज पर हैं इस पर। थैंक यू सो मच अरशद वोरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में बात करते हैं कोर्ट की खबर के हवाले से। तो कोर्ट की खबर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम अली अब्बासी, और हम उनसे जानते हैं कि आज सीक्रेट एक्ट में अदालत में इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस के हवाले से समाअत हुई है, उसका क्या अहवाल है, उसे क्यों मुलतवी किया गया है, क्या कार्रवाई का अहवाल रहा है, एहतशाम बताइएगा। जी, साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन की रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई के 9 सितंबर तक जो है वो मुलतवी हुई है। जी, PTI के जो वकला हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने सजा की कि इसकी जो समाअत है वो 9 सितंबर तक की जाए। और चूंकि जो अमला है, अमले ने इनको बताया है कि क्योंकि जज साहब जो है छुट्टी पर हैं और वो 9 को हफ्ता है, 11 सोमवार को वो आएंगे, तो इनके इसरार के बावजूद वजह से उन्होंने 9 तारीख दी है। यहाँ पर एक जो बताने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर 21 अदालतें हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में, उनके जो इंचार्ज हैं, एडमिन जज हैं, वो राजा जवाद अब्बास हैं। अगर किसी भी अदालत पे कोई जज अगर छुट्टी पे होता है, जैसे ANF है, उसके बाद बैंकिंग कोर्ट है, साहब अदालत, तो वो उनके जो है जितने भी जो केसेस हैं वो राजा जवाद अब्बास साहब सुन सकते हैं। लेकिन ये है खुसूसी अदालत, इसी कोर्ट बिल्डिंग के अंदर ये कोर्ट मौजूद है। लेकिन राजा जवाद अब्बास साहब के सामने जब PTI के वकला पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता। खुसूसी अदालत के हवाले से कोई चीज वाज़ेह नहीं की गई कि अगर वो जज छुट्टी पे हैं तो कौन सुनेगा। और ये भी बड़ी अहम सूरत-ए-हाल है कि जज जो है अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी जो वाइफ है वो ज़राए से बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं और उस वजह से वो नहीं आ रहे। और जज जो है एक दिन की छुट्टी होती है तो ज्यादातर वकला जो है वो कर लेते हैं कि चलें कल दूसरा जज सुन लेगा या मुतलका दूसरा जो है ड्यूटी जज सुन लेगा। लेकिन ये एक हफ्ते की छुट्टी हो गई है और इस एक हफ्ते की छुट्टी में जो है ये केस जो है अभी तक चल रहा है। और अब जो है सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी 9 तारीख को, क्योंकि जज साहब आ नहीं रहे। सोमवार जो है 11 तारीख को सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि इस केस का अब क्या होगा। ठीक है एहतशाम, एक दूसरा केस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत से, जहां पर बुशरा बीबी के खिलाफ तो शाहाना जाली रसीदों का केस है जिसमें उन्होंने अपने वकला के हमरा वो अदालत में पेश भी हुई हैं। आज की इनकी क्या कार्रवाई रही? कि बुशरा बीबी आज जो है अपने वकला के हमरा नईम हैदर पंजोथा के जरिए वो अदालत में पेश हुई हैं और अदालत में ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में वो उन्होंने आज जो है, क्योंकि उनकी तरफ प्रोसिक्यूशन की जाने से कहा गया था कि उनकी जो वॉइस मैचिंग है उस हवाले से FIA को ऑडियो भेजी हुई है, उसकी अभी रिपोर्ट आनी है, तो इसमें मजीद हमें वक्त दिया जाए। तो 9 तारीख का वक्त बुशरा बीबी जो है पेश हुई थी अदालत में। उन्होंने बताया कि ये मुझे बुलाते हैं और 3 घंटे मुझे बिठाए रखते हैं और मेरे से जो है सवालात और जवाबात करते हैं। पहले इन्होंने मुझे कहा है कि आपके वॉइस मैचिंग की जरूरत नहीं है, ऑडियो की जरूरत नहीं है, अब इनको जरूरत पड़ गई है। और उसके बाद जो है रसीदों के हवाले से भी बात हुई है और रसीदों के हवाले से जाली रसीदों का केस है, इस हवाले से आज बुशरा बीबी आई थी और अदालत में बड़ी देर वो रही। अलबत्ता अदालत में उन्होंने ये शिकवा जरूर किया है कि यहाँ पर तफ्तीशी उनको बुलाते हैं और बुला के बिठा दिया जाता है। और इस हवाले से बुशरा बीबी जो है आज जो उनकी जो समाअत है वो 9 सितंबर तक मुलतवी हुई है। जी ठीक है, लेकिन तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो आज अदालत में पूरी कार्रवाई के हवाले से रिमार्क्स दिए गए हैं, तो शाम उनके हवाले से भी बताइएगा कि कहा गया कि कोई ऐसा गलत काम जो है वो किया नहीं है। इस हवाले से ऑडियो से भी उन्होंने इनकार किया कि ऑडियो मेरी है ही नहीं, अब इसका फोरेंसिक होगा। अदालत की जानिब से इस पर क्या रिमार्क्स सामने आए? जी, इसमें जो बड़ी अहम चीज़ ये है तफ्तीशी की जानिब से भी कहा गया और बुशरा बीबी की जानिब से भी कहा गया कि इन्होंने कहा कि यह आपकी ऑडियो नहीं है, फिर कभी कहते हैं आपकी रसीदें हैं, कभी कहते हैं नहीं है। उस हवाले से वाज़ह तौर पे कोई चीज़ अभी तक ये सामने नहीं ला सके। तो अदालत में क्योंकि अभी तक जो है अदालत की जानिब से कोई ऐसी वाज़ह चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि आज जो टाइम मांगा गया है वो वॉइस मैचिंग के लिए टाइम मांगा गया था, तो उसमें फौरी जो है वो टाइम दे दिया गया था। अब 9 तारीख है, इसमें 9 तारीख में जो है जो भी सूरत-ए-हाल होगी वो उसमें वाज़ह हो जाएगी, क्योंकि उस पर जो है लग ऐसा रहा है कि बड़ी बहस होनी है और उसमें चीज़ें क्लियर होंगी कि इस केस का मुस्तकबिल क्या है। जी
ठीक है एहतशाम, हमें अदालत की इन दोनों खबरों आगाह कर रहे थे। साइफर केस जो था शाह महमूद कुरैशी का, उसमें अब समाअत को 9 सितंबर के लिए मुलतवी किया गया है और इसके अलावा बुशरा बीबी के केस पे 12 सितंबर के लिए अबूरी ज़मानत में अब तौसी हो गई है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ खेल के मैदान से ख़वातीन के हवाले से एक अच्छी खबर शेयर करते हैं। जनूबी अफ्रीकी विमेन टीम इन दिनों अपने पहले दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है और दोनों टीमों के दरमियान ये 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ कल से होने जा रहा है, जो ICC चैम्पियनशिप का हिस्सा भी होगी। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं हम बात करेंगे। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना के साथ हैं। सना, बड़ी खुशाइन चीज़ है ये, इस हवाले से कैसी तैयारियां आप देख रही हैं, क्या कहना है हुकाम का? जी बिल्कुल, कल से जो है वो बाकायदा तौर पर वनडे सीरीज का आगाज हो जाएगा, जो कि 3 मैचों पर मुश्तमिल है। इससे कबल जो है वो 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जो है वो पाकिस्तान विमेंस टीम ने T20 सीरीज खेली है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, और जिसमें उन्होंने जो है वो तारीख रकम की है वो जनूबी अफ्रीका की टीम को अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान में वाइट वॉश किया है। इससे कबल जो है वो 8 साल पहले वो सीरीज जीत चुकी है, लेकिन वाइट वॉश उससे पहले नहीं किया। ये एक तारीखी जीत थी जो कि पाकिस्तानी विमेंस टीम ने हासिल की है T20 में। जबकि जो वनडे सीरीज का बाकायदा आगाज है उसका कल से बाकायदा आगाज कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में किया जाएगा, जो कि 3 मैचों पर मुश्तमिल है। पहला मैच जुमे के रोज खेला जाएगा, उसके बाद 2 दिन का जो है वो वक्फा लिया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और खिलाड़ी जो है वो कुछ रोज आराम करेंगे। और दूसरा मैच जो है वो 11 सितंबर को खेला जाएगा नेशनल बैंक स्टेडियम में। इसके बाद जो आखिरी और फैसला को मैच होगा वो खेला जाएगा 14 सितंबर को। ठीक। और खिलाड़ी जो है वो काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान विमेंस टीम, क्योंकि वो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, हिस्ट्री बना चुके हैं और तैयारी जो है वो उनकी काफी जोरों शोर से चल रही है। आज भी पाकिस्तान टीम जो है वो दोपहर 3:30 बजे से नेशनल बैंक स्टेडियम में ट्रेनिंग का जो है वो सेशन उनका चल रहा था, जो आज इस वक्त भी कुछ देर कबल तक जारी था। उसके बाद आज दोनों कैप्टन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जो वनडे की ट्रॉफी है उसकी भी दोनों आज करवाई जाएगी। ठीक है सना, इससे पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने जो सीरीज़ जीती है T20 सीरीज़, ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, वुमेन क्रिकेट टीम का मोराल बड़ा हाई है। तैयारियों के हवाले से कैप्टन का क्या कहना है और कौन सी खिलाड़ी खवातीन हैं जो बड़ी नुमाया रही थी T20 मैचेस में जो जीते हैं पाकिस्तान ने? जी, कैप्टन जो निदा डार हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टीम के साथ वो जुड़ी रही हैं। उन्होंने खुद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और थ्रू आउट वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रही हैं इस सीरीज़ के अंदर। और अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं तो जो पहला मैच था वो उसमें टॉस जीतकर जो है वो पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत की थी। उसमें 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका ने 150 रन बनाए थे। और स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग ओवर थे उसमें ये रन जो थे वो बनाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो अहम विकेट थी वो शुरू में गिर गई थी। लेकिन उसके बाद एंड के जो लास्ट ओवर थे उसमें जो पाकिस्तानी विमेन हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मैच को संभाला और जीता। उसमें आलिया जो थी उन्होंने लास्ट के ओवर्स में बहुत अच्छे छक्के चौके मारे और पाकिस्तानी टीम को जो है वो फतह से हमदरार करवाया। इसी तरह से मैं दूसरे ठीक है सना, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बता रही थी कि वुमेन क्रिकेट टीम का मोराल है क्योंकि T20 सीरीज तो जीत ली है, बारी है अब वनडे मैचेस की। और अब हम जाते हैं, शिफ्ट होते हैं अपनी क्रिकेट टीम में, मेंस की क्रिकेट टीम में, जिसमें बड़ा टाकरा होने जा रहा है 10 सितंबर को। पाकिस्तान और इंडिया का ये टाकरा है और इसके हवाले से कितनी तैयारियां हैं, वेदर प्रेडिक्शन क्या है, क्योंकि इससे पहले तो इंडिया एक पॉइंट ले चुका है फॉर नो रीज़न, क्योंकि पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही थी। एजाज वसीम बाकरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, अभी क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, मैच कहां पर होगा, मौसम के हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होगा, बड़ी उम्मीदें हैं शायकीन क्रिकेट को इस मैच से? देखिए, वेदर कंडीशन यहाँ कोलंबो की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज सुबह बहुत देर तक बारिश होती रही और उसके बाद फिर शाम को भी वक्फे से बारिश यहाँ कोलंबो में हो रही है। अब से ठीक 5 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ लाहौर से कोलंबो अपने होटल में पहुंची है और खिलाड़ी ऊपर अपने कमरों को चले गए हैं, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी यहाँ कोलंबो पहुंच चुकी हैं। इंडियन टीम पहले से यहाँ पर मौजूद है और बारिश की सूरत हाल इस हद तक यहाँ पर वेदर खराब है कि आज इंडियन क्रिकेट टीम ने प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन लगातार बारिश होती रही। 2 बजे तक इंडियन टीम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकी है और जो ग्राउंड साफ है उसको इस हद तक दुश्वारी का सामना है कि आज पिच से कवर ही नहीं उठाए जा सके, क्योंकि ग्राउंड में पिछले 5 दिन से बारिशी पानी जमा था। तो
पिच भी तैयार नहीं हो सकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है वो यहाँ कोलंबो में सर जोड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश रुके तो ग्राउंड को तैयार किया जा सके। अभी भी कम से कम 2 दिन चाहिए। अगर कल से बारिशें नहीं होती हैं तो 2 दिन लगेंगे ग्राउंड को तैयार होने में। तो मैचेस के लिए बहुत दुश्वारी का सामना है। अब ये तमाम तर डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि मौसम इजाजत देता है या नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि पिचेस की तैयारी में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल टीमें चारों यहाँ पहुंच चुकी हैं कोलंबो में। पाकिस्तान और इंडिया का 10 सितंबर को मैच है। उससे पहले 8 तारीख को यहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग होनी है, उसका भी कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग कर पाएगा या नहीं, या इंडोर पाकिस्तान प्रैक्टिस करेगा। बहरहाल एशिया कप के लिए अब टीमें तो यहाँ पहुंच गई हैं, लेकिन मौसम इजाजत नहीं दे रहा कि यहाँ क्रिकेट मैचेस तो 10 तारीख की क्या प्रेडिक्शन है वेदर की? इजाज, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 दिन तो अब लग जाएंगे इस पिच को तैयार होने में जो बारिश में डूबी हुई है, तो 10 तारीख की क्या वेदर प्रेडिक्शन है? इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, 10 तारीख को जो वेदर रिडार के ऊपर, जो कोलंबो का वेदर रिडार है, उसके ऊपर 60 से 70% बारिश होने के इम्कानात हैं। अच्छा। और ये प्रेडिक्शन आज भी इतनी थी, आज भी जबरदस्त बारिश हुई है कि ग्राउंड से कवर्स नहीं उठाए जा सके हैं। अब पाकिस्तान का जो मैच है वो 10 तारीख को है, लेकिन 9 तारीख को मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच इसी ग्राउंड के ऊपर होना है जहाँ इंडिया है। तो अगर 9 तारीख को ये मैच हो जाता है तो फिर 10 तारीख का भी हो जाएगा, लेकिन मौसम जो है वो इजाजत ही नहीं दे रहा। अभी भी यहाँ कोलंबो में गहरे बादल छाए हुए हैं और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद फिर से एक बारिश के लंबे स्पेल की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो मौसम थोड़ा सा मार्जिन देगा ग्राउंड स्टाफ को, तो वो ग्राउंड को तैयार करेंगे। अब ये कल परसों रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये सारी सिचुएशन चेक होगी। और एक और चीज मैं आपको अपडेट दे दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसे थोड़ी देर पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिखा है कि ग्राउंड की तैयारी के अंदर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पीसीबी जो भी सजेशन दे रहा है, जो भी ईमेल कर रहा है, आगे वो जा रही है जय शाह के पास, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। वो जिद पे अड़े हुए हैं कि कोलंबो के अंदर ही टूर्नामेंट होगा, और कोलंबो के हालात ऐसे हैं कि आज बिल्कुल इससे पहले भी लेटर लिखा गया था, एजाज आपने बताया था, लेकिन अब दूसरा लेटर लिखा गया है पीसीबी की जानिब से कि खुदारा कोलंबो का जो मैदान है वो इजाज़त नहीं दे रहा कि यहाँ पर कोई मैच हो सके। वेदर के हवाले से भी सारी चीज़ें आपके सामने है। थैंक यू सो मच एजाज, आप हमें थे कोलंबो से। 10 को ये मैच है, देखेंगे कि बारिश क्या रंग दिखाती है, मैच हो पाता है या नहीं हो पाता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।